इसके प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच में कैसे सीखा जाता है इस बारे में हमने बात की थी, और उससे भी हमने 2 केसेस में डिवाइड कर दिया था। केस 1 इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, और 2 कंडीशंस भी वहाँ पर हमने पढ़ी थी कि अगर सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करना है तो 2 कंडीशंस होती हैं कि MU और प्राइस ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि सेटिस्फेक्शन और सेक्रीफाइस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और फिर उसके लिए हमने एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देखा, और उसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये वेरिएंट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। अब आज हम बेटा केस 2 की बात करेंगे। केस 2 बना ही क्यों, पहले इस बात को समझिए कि वास्तविक जीवन में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि हम जीवन भर केवल सिंगल कमोडिटी का ही यूज़ करेंगे? नहीं, हमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ पर जाना ही पड़ता है, और हम जाते भी हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमेशा एक ही कमोडिटी का यूज़ करेंगे। वी हैव टू यूज़ एंड वी आर यूजिंग मल्टीपल कमोडिटीज़ ऑन डेली बेसिस। तो फिर जब मल्टीपल कमोडिटीज़ आ जाएंगी, यानी कि 2, एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर 2 कहा है, इसलिए केस 2 को हेडिंग दिया गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़। तो जब 2 कमोडिटीज़ आ जाती हैं बच्चों, तो सिंगल में तो लॉ अप्लाई हो रहा था LODMU, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे ही 2 कमोडिटीज़ आ जाती हैं तो लॉ भी चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो 2 कमोडिटीज़ के केस में जो लॉ अप्लाई होता है उस लॉ का नाम है बेटा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो आप समझते हैं, इतनी बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, पिछले 2-3 दिन से इसे ही पढ़ रहे हैं। इक्वी वर्ड बना है इक्वल से, यानी कि ये जो LOEMU इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेटा मैंने, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। इस लॉ को भी H गोसेन ने ही प्रोपाउंड किया था फर्स्ट लॉ के 4 साल बाद, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया था 1894 में, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आया 1898 में। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इस वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ गोसेन, यानी कि LODMU इज फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन एंड LOEMU इज सेकंड लॉ ऑफ गोसेन। फाइन। अब दिया तो गोसेन ने ही है, लेकिन यहाँ पर भी इसे पॉपुलर बनाया है एल्फ्रेड मार्शल ने, और एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इस लॉ का जो स्टेटमेंट है सरल भाषा में वो क्या है, वो ये है। पहले मैं इजी लैंग्वेज कन्वे कर देता हूँ, फिर मैं आपको बुक का मीनिंग भी डिलीवर करूँगा बच्चों। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी कंज्यूमर, यानी कि हम और आप भी हो सकते हैं, हम अपनी इनकम को अलग अलग कमोडिटीज़ पर इस तरह से खर्च करते हैं कि हर जगह से मुझे जो बेनिफिट रिसीव होता है वो इक्वल हो जाए, और जब वो इक्वल होगा तभी
मैक्सिमम भी होगा, और तभी हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो गया है। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शब्द का अर्थ ही क्या है कि वह सिचुएशन जब कंज्यूमर अपने खर्चे के माध्यम से, अपने कंजप्शन के माध्यम से अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कहाँ पहुँचा दे, मैक्सिमम पर पहुँचा दे, और वो वहीं पर रहना चाहे टिल द सर्कमस्टांसेस विल चेंज। इसे ही कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो लॉ क्या सिखा रहा है? लॉ कह रहा है, लॉ में ही बेटा इक्वी वर्ड आ रहा है, यानी कि इक्वल होना जरूरी है बेनिफिट का। तो इस इक्वी वर्ड से ही इसके मीनिंग को हमने डिलीवर किया है। ए कंज्यूमर स्पेंड हिज मॉनेटरी इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए मैनर दैट ही विल रिसीव और ही शुड रिसीव इक्वल बेनिफिट फ्रॉम ऑल द कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भी 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाए, और उस 1 लाख रुपए के मुझे 3 जगह पर इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो क्या मैं ये चाहूँगा बच्चों कि यहाँ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है मेरे पास में, तो क्या मेरी सोच ऐसी होगी कि ए और बी से तो फ़ायदा मिलना चाहिए और सी से नुकसान होना चाहिए? अगर मेरी सोच ऐसी है तो ये सोच क्या कहलाएगी? इर्रेशनल बिहेवियर। तो फिर रैशनल बिहेवियर क्या होगा? समझदारी से हम कैसे बिहेव करेंगे कि सभी जगह से मुझे इक्वल बेनिफिट रिसीव हो। समझ रहे हैं आप बात को? यही बात लॉ की है। अब बुक का क्या स्टेटमेंट है इस लॉ को लेकर? बुक ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, एक कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बताया गया है, यानी कि जैसे भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करेगा, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होने पर उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब कब, है ना, उसके लिए आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। वो कब होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? व्हेन का मतलब अब कंडीशन चालू होती है। कब होगा? व्हेन रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट आ गया है। व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटीज, यानी कि 2 अलग अलग कमोडिटीज होंगी, क्योंकि केस ही यही है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटीज टू देयर रेस्पेक्टिव प्राइस, यानी कि MU और प्राइस का जो रेशियो है आर इक्वल, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब इसने जो बात कही है उसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर या एक्सप्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये जो 2 कमोडिटीज की बात कर रहा है, वो मान लेते हैं कि वो दोनों कमोडिटीज हैं X और Y। क्लियर? इन दोनों गुड्स से जो बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, X से मिलने वाले को मैंने कहा MUX, Y से मिलने वाले को कहा MUY। दोनों गुड्स की जो प्राइस है वो है X की है PX और Y की है PY। तो ये कंडीशन क्या कह रही है? इसने कहा है रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटीज टू देयर रेस्पेक्टिव प्राइस, मतलब X कमोडिटी का MU और प्राइस का रेशियो Y कमोडिटी के MU और प्राइस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये कहा गया है इस लॉ की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जैसे ही ये हो जाएगा, जैसे ही ये चीज अचीव हो जाएगी, हम कहेंगे कि कंज्यूमर को क्या मिल गया? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया मतलब क्या अचीव हो गया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी कंडीशंस को आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ बुक से थोड़ा इजी बनाकर, है ना, क्योंकि बुक में तो ढेर सारी नॉलेज मिलती है, तो वहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है
उसे हम कंसाइज करके यहाँ पर अब उसकी कंडीशन को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए उस बारे में बात करते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की कंडीशंस के बारे में, यानी कि इसकी कंडीशंस कैसे मेंशन की जाती है और कैसे उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको नॉलेज इस्तेमाल करनी होगी सिंगल कमोडिटी केस की कंडीशन की। वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, एक बार आप देखिए उस चीज़ को। वहाँ पर कंडीशन होती है कि MUX और PX एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये सिखाया था आपको, लेकिन ये कंसेप्ट होता है यूटिल्स में और ये कंसेप्ट होता है रुपीस में। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर यहाँ MUM का डिवाइड किया जाता है ताकि ये कंसेप्ट भी किस में आ जाए, रुपीस में, और ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी किस में है, रुपीस में। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, MUX, अगर मैं PX को नीचे लाऊं इक्वल्स टू MUM। बात आई क्या बच्चों आपको समझ में? यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर अरेंजमेंट किया। तो ये चीज मैंने किसके लिए लिखी है बेटा, 4X कमोडिटी। अब ये कंसेप्ट तब था जब सिंगल कमोडिटी केस चल रहा था, लेकिन अब क्या आ गया है, टू कमोडिटी केस। तो इसी इक्वेशन को अगर हमें y के लिए में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे हम, फॉर y कमोडिटी। जहां जहां x आ रहा है वहां पर y लिखा जाएगा, यानी कि MUY upon PY equals to MUM. This is equation first and this is equation second. दो इक्वेशन आ गए अब हमारे पास। अब हम मैथ्स की एक एसोसिएट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स हमें क्या सिखाता है कि अगर A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, बात समझ रहे हैं, A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, तो हम कह सकते हैं कि A और C भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसा जानते हैं हम मैथ्स को लेकर। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि MUX अपॉन PX भी MUM के इक्वल है और MUY अपॉन PY भी MUM के इक्वल है। सो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता क्या है सामने। मैं यहाँ इस पूरे को रब करके फिर अच्छे से आपके लिए इक्वेशन लिखकर बता दूं कि इक्वेशन जब मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो कौन सी इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन बनेगी बेटा इस तरह से, और उसे हम नाम देंगे कंडीशन 1। वो इक्वेशन क्या होगी, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। यानी कि हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, यहाँ पर मर्ज कर दिया। और यही तो उस लॉ का स्टेटमेंट भी था। उस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, जो लॉ था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसके स्टेटमेंट में भी हमें कहा गया था कि MU और प्राइस का जो रेशियो है दोनों कमोडिटीज का, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों और किसके इक्वल हो रहे हैं बेटा, MUM के। MUM क्या होता है, व्हाट इज MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अजम्पशन है ये हमारा।
क्लियर? अब ये तो भी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम जो कुछ भी खर्चा करते हैं, है ना, यहाँ पर हमने दो कमोडिटीज ली हैं एक्स और वाई। सो व्हाट एवर द एक्सपेंडिचर डन ऑन एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम ऑफ ए बायर। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जितने चादर हो उतना ही पांव पसारना है। क्लियर? समझ में आ रही बात? यानी कि इस लाइन से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारा जो जेब में रुपए अगर 100 रुपए हैं, तो हमारा जो इन दोनों कमोडिटीज के ऊपर खर्चा है वो ना तो 101 होना चाहिए, ना ही 99 रुपए होना चाहिए, वो भी 100 जितना ही होना चाहिए। मतलब Px Qx प्लस Py Qy इक्वल्स टू I। I का मतलब है इनकम से। अब ये कंडीशन कैसे लिखी बेटा मैंने? अगर मान लीजिए गुड्स हैं x और y, x की कीमत है Px, x की कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा मैं Qx, y की कीमत कितनी है Qy, सॉरी प्राइस है Py और क्वांटिटी जो खरीद रहे हैं Qy। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्सपेंडिचर ऑन x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन y। और यही तो लिखा है हमने, यानी कि ये चीज क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन x। ये चीज क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन y। तो दोनों गुड्स का एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होना चाहिए? इनकम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर बात बच्चों? दो कंडीशन आई समझ में। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी और आखिरी। थर्ड कंडीशन क्या है कि LODMU ऑपरेट्स इंडिविजुअली मतलब x के कंसर्न में अलग अप्लाई होना चाहिए, यानी कि इसमें भी अप्लाई होना चाहिए और y के कंटेक्स्ट में भी अप्लाई होना चाहिए। ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर LOEMU यानी कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन वो तो ओवरऑल अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस लॉ को कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम? इंडिविजुअली, यानी कि x के ऊपर जब मैं खर्चा करूंगा तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो जो बेनिफिट m की वैल्यूज लिखी जाएंगी वो किसे ध्यान में रखते हुए लिखी जाएंगी? इस लॉ को ध्यान में रखते हुए लिखी जाएंगी। और आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि इट इज द यूनिवर्सल लॉ, यानी कि ये लॉ जो है ये सब जगह पर अप्लाई होता है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर इक्विमार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है तो ये हट गया, नहीं, ये तो रहेगा ही से, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ये तो सब जगह पर रहेगा। लेकिन जो मेन लॉ है वो क्या नाम है यहाँ पर? वो है इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाई होती हैं तो कंज्यूमर टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि हाउ ए कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, या टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसे x का कितना कंजप्शन करना पड़ेगा या y का कितना कंजप्शन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जो आपकी बुक में भी मेंशन है, वो शायद आपको बुक से समझ में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। आइए उस बारे में बात करें।